कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर एक ही साथ में इतने सारे काम कैसे कर लेता है? म्यूजिक भी चल रहा है, ब्राउजिंग भी हो रही है और बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोडिंग भी हो रहा है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग मैट्रिक्स। ये वो पैमाने हैं जिनसे किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस नापी जाती है। तो सवाल बहुत बड़ा है ना? ऐसा लगता है मानो हमारा कंप्यूटर एक साथ लाखों काम कर रहा है। असल में इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए कि आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो एक बहुत ही काबिल शेफ है, और इस शेफ को एक ही वक्त पर दर्जनों अलग अलग डिशेस बनानी है। यही है मॉडर्न कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौती, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। तो हमारा शेफ यानी सीपीयू ये कैसे तय करता है कि पहले कौन सी डिश बनानी है? यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की। वो एक हेड शेफ की तरह काम करता है। ओएस कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं, और ये तय करता है कि किस डिश यानी किस प्रोग्राम को कब काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें मिलना होगा इसके हीरो से, जिसका नाम है प्रोसेस। एक प्रोसेस बस कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो चलने के लिए तैयार है। हम इसके पूरे सफर को फॉलो करने वाले हैं, सिस्टम में आने से लेकर जाने तक। हर सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। हमारे प्रोसेस के लिए वो पहला कदम है अराइवल टाइम। ये वो पल है जब हमारा प्रोसेस सिस्टम में दाखिल होता है और कहता है, हाँ भाई मैं तैयार हूँ। ये इसकी टाइमलाइन का 0 पॉइंट है। अब हर प्रोसेस अपने साथ एक टू डू लिस्ट लेकर आता है। बर्स्ट टाइम वो टोटल टाइम है जो सीपीयू को उस लिस्ट का सारा काम खत्म करने के लिए चाहिए। मतलब ये काम करने के लिए जरूरी वक्त है जो पहले से ही तय होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस आ चुका है, उसे ये भी पता है कि उसे क्या काम करना है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि सीपीयू अभी किसी और काम में बिजी हो, तो अब उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, और यहीं से शुरू होता है इंतजार का खेल। रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम के पहले हैलो जैसा है। मतलब प्रोसेस के आने के बाद सिस्टम ने कितनी जल्दी उसे रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही प्रोसेस को सीपीयू का पहली बार एक्सेस मिलता है, बस वहीं पर स्टॉपवॉच दब जाती है। ये सिस्टम की फुर्ती को मापता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ पहले इंतज़ार को नापता है, जबकि वेटिंग टाइम उस पूरे समय को नापता है जो प्रोसेस ने लाइन में खड़ा होकर बिताया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए। रिस्पॉन्स टाइम वो वक्त है जो आपको डॉक्टर से पहली बार मिलने में लगा, लेकिन वेटिंग टाइम वो टोटल टाइम है जो आपने उस दिन वेटिंग रूम में बिताया, जिसमें शायद आपको कई बार रुकना पड़ा हो। हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है। हमारे प्रोसेस के लिए वो अंत है कंप्लीशन टाइम। ये घड़ी का वो पक्का टाइम है जब प्रोसेस अपना सारा काम खत्म कर चुका होता है। ये हमारे सफर की फिनिश लाइन है। अब बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है। बर्स्ट टाइम है वो समय जो काम करने के लिए चाहिए, मान लीजिए 5 मिनट, और कंप्लीशन टाइम है वो असली टाइम जब काम खत्म हुआ, जैसे कि सुबह के 10:15। एक ड्यूरेशन है तो दूसरा टाइम स्टैम्प। तो अब जब हम प्रोसेस के सफर के अलग अलग पड़ावों को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा पूरी तस्वीर देखते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोसेस को कुल कितना टाइम लगा? इस सवाल का जवाब है टर्न अराउंड टाइम। ये शायद किसी एक प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी मीट्रिक है। ये हमें बताता है कि वो प्रोसेस सिस्टम में कुल कितनी देर तक रहा। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरे सफ़र को एकदम साफ दिखाती है। प्रोसेस आता है, उसे सीपीयू से पहली बार रिस्पॉन्स मिलता है, और आखिर में वो अपना काम खत्म कर लेता है। टर्न अराउंड टाइम पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 3 तक का ये पूरा का पूरा समय है। और इसका हिसाब किताब भी बहुत सीधा है। बस जिस टाइम पर प्रोसेस खत्म हुआ, उसमें से वो टाइम घटा दीजिए जब वो आया था। बस आपको मिल जाएगा कि उसने सिस्टम में कुल कितना वक्त बिताया। अभी तक हम सिर्फ एक प्रोसेस की कहानी देख रहे थे, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो हजारों लाखों प्रोसेस को एक साथ संभालता है। तो फिर हम पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे जांचते हैं? तो किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को ग्रेड देने के लिए 5 खास पैमाने हैं: सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। चलिए एक एक करके सबको फटाफट देखते हैं।
CPU यूटिलाइजेशन, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बताता है कि हमारा CPU कितना बिजी है। जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन उतना अच्छा, मतलब हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स को बेकार नहीं बैठने दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि CPU हर वक्त काम करता रहे। आमतौर पर एक अच्छे सिस्टम का टारगेट होता है 90% या उससे ज़्यादा का CPU यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि CPU सिर्फ 10% टाइम ही खाली बैठा है, जो कि बहुत एफिशिएंट माना जाता है। अगला है थ्रूपुट। अगर CPU यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी के बारे में है, तो थ्रूपुट प्रोडक्टिविटी के बारे में है। ये हमें बताता है कि सिस्टम एक तय समय में कितने काम निपटा रहा है। बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह, जो हर घंटे कुछ कारें बनाकर निकालती है। मिसाल के तौर पर एक हाई थ्रूपुट वाला सिस्टम हर मिनट में 100 प्रोसेस पूरे कर सकता है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा उतना बेहतर। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। एक सिस्टम डिज़ाइनर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म करना, यानी हाई थ्रूपुट, या फिर ये पक्का करना कि हर यूज़र को एक तेज़ और स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, यानी कम रिस्पॉन्स टाइम? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यहीं से सिस्टम डिज़ाइन की असली कला शुरू होती है। ये सोचने वाली बात है।